नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जी.आर. चौधरी फिर आपके लिए राजस्थान जीके का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है जनजातियों से संबंधित, और जनजाति आज हमने जो चुनी है वो है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति के बारे में राजस्थान की एक महत्वपूर्ण जनजाति है और उसके बारे में काफ़ी बार परीक्षा में सवाल आते हैं। मैं बीच बीच में वीडियो में बताता रहूँगा कि कहाँ कहाँ सवाल देखने को मिलते हैं। आज हम सहरिया जनजाति के पूरे मेले, चाहे उत्सव हो, चाहे उनके नृत्य हो, चाहे उनके खान पान हो, सबकी हम चर्चा डिटेल से करेंगे। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि एक एक लाइन, एक एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में बढ़ते हैं हम और सहरिया जनजाति का जो शुरू करते हैं महत्वपूर्ण चीजों से। तो जो सहरिया जनजाति जो है, देखो ध्यान से समझना, सहरिया जनजाति की आज हम चर्चा कर रहे हैं। और सहरिया जनजाति की जो चर्चाएं हैं, सहरिया जनजाति जो है उनकी खास खास बातें हैं कौन कौन सी, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, सहरिया जो जनजाति है, सहरिया जनजाति एक शब्द से मिलकर बनी हुई है और वो शब्द है शहर। और शहर का मतलब होता है जंगल। वैसे शहर का दो शहर होते हैं, एक शहर ये भी होता है, लेकिन ये शहर नहीं है, ये शहर सिटी होता है। इस शहर से मिलकर बनी हुई है सहरिया, और इस शहर का मतलब है जंगल। शब्द से पता चल रहा है कि सहरिया जनजाति जंगल में रहने वाली जनजाति है। और ये जो जनजाति है, ये जनजाति भारत की आदिम जनजातियों में से है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसको आदिम जनजाति कहा जाता है। यहां से सवाल आया हुआ, आदिम जनजाति सवाल आया था रीट में, आदिम जनजाति कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा सहरिया जनजाति आदिम जनजाति की श्रृंखला में आती है। सहरिया जनजाति के बारे में मैं बता दूं कि सहरिया जनजाति जो है वो राजस्थान के 12 डिस्ट्रिक्ट में 2 तहसीलें हैं, एक किशनगंज और एक है शाहबाद। इन 2 तहसीलों में पाई जाती है कम संख्या में। सारी की सारी जो जनसंख्या है सहरिया की, वो इन्हीं 2 तहसीलों में मुख्यतः केंद्रित है। तो इनके लोकेशन की मैं बात करूं तो ये कहां पाई जाती है? 12 डिस्ट्रिक्ट में 2 तहसीलें हैं, एक शाहबाद और एक किशनगंज। ये 2 तहसीलें हैं, किशनगढ़ नहीं है, किशनगंज है ये। तो किशनगंज की ध्यान से देखना, किशनगढ़ अजमेर में पड़ता है और किशनगंज जो है वो पड़ता है 12 डिस्ट्रिक्ट में। तो सहरिया जनजाति आदिम जनजाति है, 12 डिस्ट्रिक्ट के 2 तहसीलों में है। इनकी खास बात मैं और बता दूं कि सहरिया जनजाति बहुत मेहनती जनजाति है और ये काफी गरीब स्थिति में और अशिक्षा की मार झेल रही है। लेकिन गरीब होते हुए भी ये क्या करती है, इनके हाथ में कुल्हाड़ी होती है। जैसे आपने भीलों को देखा होगा, तीर कमान रखते हैं, तो ये क्या रखते हैं? कुल्हाड़ी। अब कुल्हाड़ी क्यों रखते हैं? क्योंकि वो कुल्हाड़ी उनके आजीविका का साधन है। जंगल में लकड़ियां काट के बेचते हैं बेचारे, तो कुल्हाड़ी है। और इनकी संस्कृति में ये भी कहा जाता है कि ये भीख नहीं मांग सकते, भीख मांगना वर्जित है। भीख मांगना इनके लिए क्या है? वर्जित है। एकमात्र ऐसी जनजाति है जिनके लिए भीख नहीं मांगती, चाहे भूखे मर जाए, चाहे लकड़ियां काटे, लेकिन ये भीख नहीं मांगती। तो इस प्रकार की जनजाति है सहरिया। अब देखो, सहरिया जनजाति की कुछ मैं और बात करूं तो सहरिया जनजाति के धर्म की मैं बात करूं, धार्मिक आस्थाओं की मैं बात करूं। धार्मिक आस्था कैसी है इनकी? तो धार्मिक आस्था में आप समझोगे कि धार्मिक आस्था में 3 लोक देवता बड़े प्रसिद्ध है। एक पहली बात करूं मैं लोक देवता, इनका लोक देवता जो है वो है तेजाजी। लोक देवता एकमात्र ऐसी जनजाति है जहां नागौर के प्रसिद्ध जाटों के देवता उनकी पूजा करते हैं। तो लोक देवता कौन है? इनके तेजाजी। दूसरी बात करें तो इनकी कुल देवी की बात करूं, लोक देवी मान लो, कुल देवी मान लो, तो कुल देवी जो है वो है कोड़िया देवी। भाई कोड़िया देवी का, कोड़िया का मतलब गरीब है, कोड़िया के भाव में बिकने वाले हैं, तो कोड़िया देवी इनकी लोक देवी है। तीसरा है इनके आदिम पुरुष जो है, आदिम पुरुष कह दो या कुल पुरुष कह दो, आदिम पुरुष जो है वो है वाल्मीकि। वाल्मीकि कह दो, वाल्मीकि कह दो, वाल्मीकि शुद्ध शब्द है वाल्मीकि। तो इनके आदि पुरुष जो है वाल्मीकि। तो इन तीनों की वो पूजा आराधना करते हैं। चाहे तेजाजी की बात करूं, चाहे कोड़िया देवी की बात करूं, चाहे वाल्मीकि की बात करूं, ये इनके लिए श्रद्धेय है। अब देखो, इनके जो मेलों की मैं बात करूं तो मेले जो है ये इन 3 देवताओं से संबंधित मेले हैं इनके। तो मेले कौन कौन से हैं भाई, ये भी याद रखना आप। 3 मेले प्रसिद्ध है, 3 मेलों की हम चर्चा करेंगे। 3 मेले कौन कौन से हैं? एक है महेंद्रगढ़ में मेला लगता है इनका,
और ये महेंद्रगढ़ का जो मेला है वो है तेजा जी को समर्पित है, पहला मेला। दूसरे मेले की हम बात करें तो दूसरा मेला लगता है जो महत्वपूर्ण मेला है वो है सीताबाड़ी का मेला। और इस मेले को याद रखना, ये मेला जो है बाड़ी का मेला जो है वो लगता जो है, इनको कहते हैं शहरियों का कुंभ कहा जाता है। यहां से सवाल आया हुआ है शहरियों का कुंभ, तो इसको भी मानते हैं। तीसरा जो मेला है वो है कपिलधारा का मेला, कपिलधारा का मेला। तो ये तीन मेले हैं वो शहरियों से संबंधित है, चाहे महेंद्रगढ़ की बात करूं, चाहे सीताबाड़ी का मेला बात करूं, चाहे कपिलधारा का मेले की बात करूं, तो तीन मेले हैं वो शहरिया जनजाति के प्रसिद्ध हैं। इनकी डेट वाइज आपको याद रखना है तो वो मेले में हम पढ़ सकते हैं। सीताबाड़ी का मेला कब लगता है, कपिलधारा का मेला, सीताबाड़ी का मेला लगता है वो लगता है ज्येष्ठ माह में पूर्णिमा को, ये कार्तिक माह की पूर्णिमा को लगता है, और महेंद्रगढ़ का तेजा दशमी को मेला लगता है। तो तीन मेलों की हमने चर्चा की। अब आगे हम बढ़े तो इनकी जो बसावट है, बसावट या रहने का जो तरीका है, रहन सहन की बात करूं मैं, रहन सहन की मैं बात करूं तो वो कैसा है भाई। तो रहन सहन में ये देखो, इसको मैं पढ़ाने से पहले मैं इनकी लोकेशन आपको दिखा देता हूं। ये इस प्रकार के मकानों में शहरिया जनजाति के लोग रहते हैं, और इस जो मकान होता है इसको बोलते हैं टापरी। क्या बोलते हैं, जो शहरिया जनजाति होती है इनके जो मकान होते हैं वो टापरी, घास फूस के बने हुए होते हैं, लकड़ियों के बने हुए होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, टापरी। टापरी जानते हो, टापरा, टापरी राजस्थान के भाषा में सब जानते हैं। टापरा, टापरा को मकान के लिए बोलते हैं, तो इनकी होती है टापरी। अब देखो, टापरी के साथ साथ कुछ शब्द मैं लिखूंगा वो भी याद रखना आपको। एक होता है फला, फला होता है, एक होता है सहराना, एक होता है इनके लिए शहरोल। चार शब्द में याद रखना है अपने को, इनके बसावट से संबंधित है। पहला आपने टापरी पढ़ी ली है, एक और लिख देता हूं मैं, हताई, हताई या बंगला। और एक शब्द और है इनका, बोलते हैं टोपी या गोपना। 6 शब्दों की मैं बात करूंगा इनकी बसावट में, टोपी या गोपना, यही अपने को याद रखना है। देखो, टापरी की मैंने बात की कि टापरी उनके लिए जो मकान होता है, छपरा जो होता है, जो घर होता है, उनको बोलते हैं टापरी। अब आता है फला। फला देखो, शब्द आदिवासियों का बड़ा महत्वपूर्ण शब्द आता है, लगभग सब जातियों में आदिवासी जनजातियां होती है उसमें फला आता है। जैसे बाकी राजस्थान में ढाणी बोलते हैं ना, ढाणी, वैसे ही जो आदिवासियों के जो घर होते हैं, जो गांव में दूर, जैसे ढाणी बोलते हैं ना, गांव से दूर होते हैं, एक ही जाति के, एक ही गोत्र के बसे हुए होते हैं, तो उसको ढाणी बोलते हैं। वैसे ही जो शहरी जनजाति है उनकी ढाणी को क्या बोलते हैं, फला। और शहराना और शहरोल दोनों मिलते जुलते हैं। शहराना जो होती है वो उनकी बस्ती होती है। बस्ती का मतलब देखो, ध्यान से समझना, बस्ती का मतलब होता है जैसे आप एक गांव में कॉलोनी है तो वो होती है बस्ती, या बड़ी ढाणी होती है। बड़ी ढाणी जो होती है जिसमें अलग अलग गोत्र के लोग भी रह सकते हैं, तो उसको बोलते हैं शहराना। शहरोल का मतलब होता है जो शहर या गांव, जो जनजाति के गांव होते हैं उनको बोलते हैं शहरोल। पांचवा शब्द आता है वो है हताई या बंगला। बंगले तो होते नहीं है बेचारों के, नाम दे दिया बंगला, बाकी बंगला नहीं होता, लेकिन इनका नाम बंगला ही है, हताई या बंगला। अब इस नाम को ध्यान से समझना, जो शहरिया जनजाति होती है जहां लोग हताई करते हैं, हताई का मतलब बातें करते हैं, या सामुदायिक भवन, तो इसको बोलते हैं सामुदायिक भवन। जो शहरिया जनजाति का सामुदायिक भवन जो होता है, सामुदायिक भवन होता है, उसको क्या बोलते हैं भाई, हताई या बंगला। और छठा जो शब्द आता है रहने का वो होता है टोपी या गोपना। टोपी या गोपना ऐसा जगह होती है जैसे खेत में मचान होता है ना, मचान, मचान सब जानते होंगे। मचान का मतलब क्या होता है, खेत में पेड़ के ऊपर सोने के लिए, बैठने के लिए, जंगली जानवरों से बचने के लिए पुराने जमाने में बनाया जाता था पेड़ के ऊपर, उसको बोलते थे मचान।
तो जो सहरिया जनजाति का जो मचान होता है उसको टोपी बोलते हैं। ऐसे होता है टोपी, ऐसा पेड़ होता है और ऊपर गोल आकार का बना लिया जाता है और उस पे वो सहरिया जनजाति के लोग बैठे रहते हैं, तो उसको टोपी भी बोलते हैं और गोपना भी बोलते हैं। इसको टोपी कह दो या कह दो गोपना। कुछ शब्द आए जो कि सहरिया जनजाति के रहने से संबंधित है और ये 6 शब्द जो आए वो है महत्वपूर्ण। अब देखो इनके खान पान की मैं बात करूं तो खान पान में 2 शब्द आते हैं, 2 बहुत महत्वपूर्ण है। एक को बोलते हैं बंडेरी। देखो जब अनाज रखते हैं तो ध्यान देना, ये जो आकृतियां दिखा रहा हूं मैं आपको, इसको बोलते हैं बंडेरी। बंडेरी का मतलब क्या होता है कि इसमें सहरिया जनजाति के लोग आटा रखते हैं। जैसे पीपा होता है ना, पीपा अपने घरों में, तो वैसे ही सहरिया जनजाति के लोग जो है वो आटा रखने के लिए होता है बंडेरी। और एक और होता है जिसको बोलते हैं कुशिला। इसको बोलते हैं कुशिला। कुशिला में थोड़ा सा बड़ा होता है कुशिला, और इसमें क्या भरते हैं, अनाज भरते हैं। और इस प्रकार की आकृतियां अपने घरों में सहरिया जनजाति रखती है। तो हमने बात की उनके धार्मिक जीवन की, हमने बात की उनके सामाजिक जीवन या रहन सहन की बात की, अनाज एकत्रित करने की बात की। देखो सहरिया जनजाति का एक मैं आपको चित्र दिखा देता हूं। सहरिया जनजाति के चित्र किस प्रकार है। इस प्रकार की जो जनजाति है वो है सहरियों के दृश्य है। सहरियों के मेड़ों में इस प्रकार के आपको दृश्य देखने को मिल जाएंगे। तो अब हम आगे बात को बढ़ाए तो सहरिया जनजाति के नृत्यों को एक अलग ट्रिक से पढ़ेंगे। नृत्य, पहले नृत्य देख लेते हैं। नृत्य कैसे होते हैं सहरियों के, याद रखना है। नृत्यों के बारे में मैं एक खास बात बता दूं कि जो सहरिया जनजाति है उनके नृत्य युगल नृत्य नहीं होते। युगल नृत्य नहीं होते। एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसमें पुरुष और महिलाएं साथ में नृत्य नहीं करती है। अब देखो नृत्यों को याद कैसे करें, तो याद करने का एक तरीका है आपके पास। ये एक फोटो मैंने बना रखी है। इसी फोटो को देखकर आप कल्पना करना कि इनके नृत्यों के नाम क्या क्या है। कुछ नाम मैं लिख रहा हूं, देखो। पहला इंद्रपरी। इंद्रपरी नृत्य होता है। यह नृत्य होता है वो होता है विवाह के अवसर पर। ठीक है, नाम लिख लेना आप। तो इसमें कब होता है ये कभी नहीं पूछा जाता है। दूसरा जो नृत्य होता है वो होता है इन्नर परी। इन्नर परी। तीसरा जो नृत्य होता है वो देखो, इसको याद रखना है, लहंगी नृत्य। इस फोटो से आपको पता चलेगा, अभी मैं बताऊंगा, लहंगी नृत्य। चौथा जो नृत्य होता है बछिया नृत्य। पांचवा जो नृत्य होता है वो होता है सांग नृत्य। छठा जो नृत्य होता है वो है आपका शिकार नृत्य। पुरुषों का पता चल रहा है। सातवां जो नृत्य होता है वो होता है राई नृत्य। तो इस प्रकार देखोगे आप, इंद्रपरी या इनर परी इसको कह दूं, और इसमें देखो लहंगा पहन रखा है और बिछिया पहनते हैं पैरों में, तो बिछिया नृत्य है इसका। इसके अलावा ये जो सांग कर रखा है तो सांग नृत्य हो गया। इसके अलावा शिकार आप सबको बता रखा है मैंने, शिकारी प्रवृत्ति क्या होते हैं, तो शिकार नृत्य होते हैं। और एक और नृत्य होता है जिसको बोलते हैं झेला नृत्य। 8वां जो नृत्य है वो है झेला नृत्य। आपने झेला पढ़ा भी होगा। ये मैंने फोटो क्यों लगाई अब मैं आपको समझाता हूं। देखो इसके सारे आप देखोगे, इस तस्वीर में देखोगे तो सारे, ये जो तस्वीर है बड़ी सुंदर सी तस्वीर है। इसमें इंद्रपरी या इनरपरी इसको कहेंगे हम। दूसरा है लहंगी नृत्य, तो लहंगा पहन रखा है। तीसरा है बछिया। बछिया का मतलब आपके आभूषणों में आपने पढ़ा होगा कि पैरों में, महिलाएं जो पैरों में अंगुलियों में पहनती है उसको बोलते हैं बिछिया, तो उसी से बना हुआ है बछिया नृत्य। एक होता है आभूषण झेला, जो आभूषणों वाले वीडियो में देखा होगा, कान में पहनते हैं, उसको बोलते हैं झेला। तो झेला इनका नृत्य। सांग का मतलब होता है, आप इस तस्वीर को देखें कि सांग का मतलब पहना हुआ वेशभूषा, तो सांग नृत्य। और शिकारी ये है, और राई नृत्य। इस प्रकार के 8 नृत्य है वो सहरिया जनजाति के हैं। एक बार तस्वीर को देख के आप आइडिया इनसे लगा लेना या कोई ट्रिक बना लेना, लेकिन आपको आसानी से याद हो जाएंगे 8 सहरिया जनजाति के नृत्य।
कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो बची है वो मैं आपको बता दूं कि इनकी जो पहनावा है, चित्र से देख के लग रहा है कि पहनावे की मैं बात करूं तो पहनावा जो है वो पुरुषों के जो साफा है, कई बार पूछा जाता है कि साफा को क्या कहते हैं, महिलाएं का जो पहनावा है उसको क्या बोलते हैं, या धोती को क्या बोलते हैं। यहां से भी सवाल निकल कर आता है, कई बार सवाल पूछा गया है कि ये बिल्लों की जो धोती होती है, तंग धोती है, तो बहुत बार 50 बार सवाल पूछा गया होगा कि बिल्लों की धोती को क्या कहते हैं। तो ऐसे ही शहरिया जनजाति की भी जो होती है वो देखो जो साफा होता है, जो शहरिया जनजाति का जो साफा होता है उसको बोलते हैं झपटिया। ध्यान से एक मिनट, उसको बोलते हैं खपटिया बोल दो या खपटा बोल दो। तो खपटा जो होता है वो होता है शहरिया जनजाति का साफा। दूसरा, अब धोती को क्या बोलते हैं भाई, धोती भी तो पहनते हैं, तो धोती के लिए शब्द जो शहरिया जनजाति काम में लेती है वो होती है पंछा। पंछा जो होती है, पंछीड़ा लाल जो ये तो बोलते हैं ना, पंछी, पंछी का मतलब जो सुंदर बनता है ना, जो लड़का नया होता है और सुंदर बनता है उसको बोलते हैं पंछी। तो धोती को बोलते हैं पंछा। तीसरा है उनकी अंगरखी। अंगरखी सब जानते होंगे, अंगरखी का मतलब क्या होता है, अरे पुराने जमाने में जो हाथ से सिली हुई जो बनियान होती थी उसको बोलते थे अंगरखी। और अंगरखी के लिए इसमें आता है सलूका। आपको याद होगा सलीके से पहनना चाहिए, तो सलीके से क्या पहनना चाहिए, सलूका। तो अंगरखी के लिए क्या आया, सलूका। तीन तो जो है वो पुरुषों के पहनावे में शामिल है, एक खपटा, एक पंछा और एक सलूका। खपटा क्या होता है, झपटा मार के जो पहनते हैं, खपटा हो गया। पंछा धोती और सलूका आपकी अंगरखी या बनियान। ये तो हो गए पुरुषों के पहनावे के कपड़े मान लो आप। और एक जो महिला है, जो विवाहित महिला होती है वो पहनती है रेजा। रेजा कौन पहनती है, विवाहित महिलाएं। उनको विवाहित महिलाओं के लिए कौन सा शब्द लेते हैं काम, विवाहित महिलाओं जो पहनती है उनको बोलते हैं रेजा। तो ये तो हो गई उनके नृत्य की बात, ये हो गए उनके पहनावे की बात। तो शहरिया जो जनजाति है इसकी जो मोस्ट बातें थी वो मैंने आपके सामने रखी कि सारी कंप्लीट आपके बातें हो जाए। वीडियो के अंत में दो संस्कार जो कि आदिवासियों से जुड़े हुए हैं, एक आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है लीला मोरिया जो संस्कार है, लीला मोरिया संस्कार है वो किससे संबंधित है, ये कई बार सवाल पूछा गया लीला मोरिया। तो आपको बस इतना सा याद रखना है कि लीला मोरिया संस्कार आदिवासियों के विवाह से संबंधित संस्कार है। विवाह के अवसर पर एक रस्म होती है जिसको बोलते हैं लीला मोरिया। याद रख लेना, लीला मोरिया किससे संबंधित होती है, विवाह से संबंधित होती है। एक और संस्कार है जो सब जातियों में होती है, लोकामी। याद रख लेना इसको, बस आपको क्या होता है इसमें डीपली जाने की जरूरत नहीं है। लोकामी जो होता है वो होता है मृत्यु के अवसर, मृत्यु संस्कार जो होता है वो होता है लोकामी संस्कार। देखो शहरिया जनजाति से रिलेटेड नहीं है, दोनों सभी जनजातियों में पाई जाती है लोकामी। इस लोक को छोड़कर जाए तो वो लोकामी, लोकामी का मतलब मृत्यु पर जो होता है। लीला मोरिया, लीला मतलब लीला का आप साफा याद रखो दूल्हे का कि लीला मोरिया, मोर बन गया वो सुंदर, तो सुंदर विवाह पे बनेगा। एक देखो शहरिया जनजाति की एक परंपरा है, एक संस्कार है बड़ा प्यारा सा जिसको बोलते हैं धारी संस्कार। अब देखो धारी संस्कार के मैं बारे में थोड़ा सा बता दूं। धारी संस्कार जो होता है ये लगभग सब में होता है लेकिन नाम इसका अलग आता है, धारी संस्कार। धारी संस्कार क्या होता है कि जब शहरिया लोग मर जाते हैं तो मरने के बाद में जब दाह संस्कार होता है, तो दाह संस्कार होने के बाद में क्या होता है कि उन दाह संस्कार के बाद में जो राख बचती है उस राख को वो इकट्ठा करते हैं और घर के आंगन में उसको रख देते हैं और उसको ऊपर से ढक देते हैं। धारी संस्कार के बारे में समझना आप, तो उसको आंगन में रखकर ढक देते हैं और सुबह उसको वापस देखते हैं और अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि उस पर कौन सा चिन्ह बना हुआ है। यह भी धारी संस्कार किससे जुड़ा हुआ है, मृत्यु संस्कार से। मैं बता रहा था धारी संस्कार, तो मैं बता रहा था कि आंगन में उस राख को बिछा देते हैं और उसके बाद में शाम को ढक देते हैं और सुबह उसको उघाड़ के वापस देखते हैं और देख के ये पता लगाते हैं कि ये जो मरा है वो आगे के जन्म में उसको क्या, कौन सा जन्म मिलेगा। जैसे बिल्ली के से वहाँ पैर बन गए तो वो मान लेते हैं कि जो मरा है वो क्या बन गया है, बिल्ली, और धारियां बन गई है तो वो सांप बन गया। तो इस प्रकार का जो संस्कार है वो है धारी संस्कार।
तो देखो सहरिया जो जनजाति थी उसकी मोटी मोटी बातें हैं मैंने बताई, उसके नृत्यों की हमने चर्चा की, और इससे ज़्यादा सवाल इसमें से पूछने को नहीं बचता है कि कोई सवाल इसमें बचता है जो परीक्षा में आया। लगभग सारे सवाल इनमें से निकल कर आए हुए हैं, हर एक परीक्षा में एक एक लाइन से सवाल निकल कर आए। तो आशा है इसमें से आपके कोई समस्या नहीं रही होगी, और फिर भी आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताना। नए वीडियो में हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।